हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं टू वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वेश्चंस आए थे, तो आज मैं Q&A भी डेफिनेटली करूँगा। आप लोगों के जो क्वेश्चन आपने वीडियो के नीचे डाले थे, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, तो उसका भी जवाब देंगे। और साथ ही साथ मुझे आपको बहुत सारा टैक्स की चीज़ें भी बतानी है। अब देखो, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि टैक्सेशन का मामला ऐसा एक मामला है जिसमें हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। हम आपको वो चीज़ें बता सकते हैं जो हमारी नॉलेज में, या फिर हम जैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे करने वाले हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि इस साल का हमें क्या करना है और 1 अप्रैल से हम क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज यहाँ पे होने वाली है। तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को भले ही पूरा देखो या कुछ भी करो, लेकिन अपने लीगल एडवाइजर से बात एक बार कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी पॉइंट पे गलत हो और मे बी शायद हमने जो सुना है वो चीज़ भी यहाँ पे गलत हो सकती है। तो अपने लीगल एडवाइजर से डेफिनेटली बात करें, वो आपको सही चीज़ गाइड करेंगे, क्योंकि हम उतना ही नॉलेज आपको दे सकते हैं जितना हम रिसर्च कर पाते हैं या फिर जितना हमें खुद को यहाँ पे चीज़ें पता पड़ पाती हैं। एंड किसी भी चीज़ के पीछे मत भागना, क्योंकि हम लोग वही इन्फॉर्मेशन आपको जो दे रहे हैं उसको एक सॉलिड प्रूफ मत समझ लेना कि बस यही है, इसको ही हम फॉलो करेंगे। इसलिए कहूँगा कि अपने लीगल एडवाइजर से बात करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो जो भी कर पा रहे हैं उनके थ्रू आप कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बिठा सकते हैं एंड डेफिनेटली आगे पीछे यहाँ पे चीज़ों में जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टैक्सेस के बारे में, फिर आपके Q&A पाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे होने वाला है। और इससे पहले बता दूं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते थे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर। आज इसका लास्ट डे है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी को सीख सकते हैं, फॉरेक्स को सीख सकते हैं, कमोडिटीज़ को सीख सकते हैं, क्योंकि चार्ट ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। आप एक जो भी यहाँ पे मैथड सीखते हैं वो सभी जगह पे एक सेम तरीके से अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस ऑफर का बेनिफिट यहाँ पे ले पाएंगे। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको फॉर्म मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और साथ ही साथ अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर या फिर ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट भी डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर सबसे पहले टैक्सेशन के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर एक सोनू जैन करके पर्सन है जो कि CA फाइनलिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे दिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, जैसे कि सैलरी, कंसल्टेंसी, एयर ड्रॉप, माइनिंग, यील्ड फार्मिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, NFT और समथिंग कुछ Q&As भी यहाँ पर हैं। तो बेसिकली मैं इन्हीं के रेफरेंस को यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आप इनकी चाहे तो ट्विटर को जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं इस वाले पूरे थ्रेड के लिए। तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन बताई गई है कि यहाँ पे जो सेक्शन लगेगा 115 BBH, वो बेसिकली क्या कहता है कि आपको 30% टैक्स यहाँ पे पेड करना है। किसके ऊपर? जो प्रॉफिट आप बनाओगे या फिर जो क्रिप्टो करेंसीज या NFT आप ट्रांसफर यहाँ पे करते हैं। बेसिकली ट्रांसफर की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई। जब आप कोई भी सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, सरेंडर करते हैं क्रिप्टो करेंसी, सेल का मतलब है कि मान लो आपने बिटकॉइन 10 रुपये का खरीदा, आपने 20 रुपये में बेचा तो वो सेल हो गई। एक्सचेंज का मतलब भी वही होता है ऑलमोस्ट कि आप एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन स्वैप टाइप का कर रहे हैं। और सरेंडर का मतलब है कि आपने किसी को वो पैसा गिफ्ट कर दिया या फिर आपने बोला कि नहीं, आज से बिटकॉइन मैं नहीं रखना चाहता, मैं अपने किसी रिलेटिव को यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इन केसेस के अंदर ट्रांसफ़र के ऊपर आपको कह सकते हैं कि टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। तो 3 कैटेगरी मेजर है, इसको याद रखिएगा, आगे जाके काम यहाँ पे बहुत आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है 1% TDS के बारे में, सेक्शन 194S, जो कि यहाँ पे लॉ के हिसाब से है, जिसके अंदर VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की परचेज के ऊपर बात करी गई है। तो जो भी पर्सन इंडिया के अंदर रहता है 181 डेज, आई थिंक ये 183 डेज है, 181 का मुझे पता नहीं, मैंने गूगल जो करा तो उसमें 183 आया था। तो जो भी पर्सन इंडिया के अंदर रहता है 183 डेज या 181 डेज से ज़्यादा, वो यहाँ का रेसिडेंट कहलाएगा और उसके लिए ये टैक्स एप्लीकेबल्स यहाँ पे होने वाले हैं। प्लस अगर आप कोई भी डेस्क पे ट्रेडिंग करते हो, कोई भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप P2P पे भी ट्रेडिंग करते हो, तो भी ये चीज़ एप्लीकेबल होंगी। डेक्सेस और इंटरनेशनल एक्सचेंज पे TDS आपका नहीं कट पाएगा, क्योंकि वो 1 जुलाई से 2022 से यहाँ पे लागू होगा। लेकिन डेक्सेस वहाँ बाहर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि TDS उन्हीं लोगों के लिए जो कि इंडियन रेजिडेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर आप किसी फॉरेनर के साथ ट्रेड कर रहे हो तो TDS आपको नहीं लगने वाला। इट मीन कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अभी भी ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आप ये चीज़ मान सकते हो कि आपको कोई भी TDS पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सामने वाला सेलर या बायर कौन है आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं पता है। लेकिन जब आप P2P करोगे तो TDS अप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं INR में पैसा लोगे और INR में ही पैसा दोगे, तो वहाँ पर आपको TDS आने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हो तो TDS से आप बच सकते हो, लेकिन आप P2P जब करोगे तो आपको 1% का TDS यहाँ पे कट
के जाएगा। तो इंडियन एक्सचेंजेस तो हम अभी रेफर बिल्कुल नहीं करेंगे, आप फॉरेन एक्सचेंज में कर सकते हो, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज का एक प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है गवर्नमेंट जाके उनको बैन कर दे, उनके लिंक्स को बैन कर दे, या फिर जैसे बाइनेंस का binance.us है, FTX का FTX.us है, वैसे इंडिया के लिए वो एक सेपरेट बना दें जहाँ पे कि आपको TDS पे यहाँ पे करना पड़े और गवर्नमेंट बोले कि नहीं आप दूसरे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे यहाँ पे नहीं जा सकते। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं जिस पे क्लियरिटी पे आना बाकी है। 1 जुलाई 2022 से आपका TDS लगेगा, 1 अप्रैल 2022 से आपका 30% टैक्स लगेगा। तो इस पर देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे होती है। प्लस अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने ही वॉलेट में तो आपको कोई भी TDS देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अच्छी बात है। पर इसको डिफाइन कैसे करा जाएगा इसके बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है। और TDS यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2022 यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कंडीशंस बताई गई हैं। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है किसी भी केस में जो कि आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और इन केस ऑफ आप एक प्रोफेशनल है जिसमें 50 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं है, तो आपका TDS तभी कटेगा जब वैल्यूशन 50,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे बनती है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम 1 करोड़ और आपकी प्रोफेशन 50 लाख है, जहाँ पे कि आप एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपके 10,000 के ऊपर TDS यहाँ पे कटने वाला है। इसके बाद सेकंड यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मान लेते हैं आपको क्रिप्टो के अंदर सैलरी मिलती है, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे 2 इवेंट्स हो रहे हैं बेसिकली। सबसे पहला इवेंट हो रहा है आपको सैलरी मिलना, और दूसरा इवेंट हो रहा है सेल होना। जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि यहाँ पर एक सेल का एक ट्रांसफर लगाया गया कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर कहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको 30% टैक्स लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको पता पड़ेगा, मान लेते हैं कि आपने $20,000 साल भर में सैलरी यहाँ पे कमाई है, जिसमें 80 रुपये का रेट चल रहा था, तो आपने 16 लाख रुपये लगभग यहाँ पे कमाए। अब जो भी पर्सन सैलरी देते हैं उनको 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो आपका 16 लाख में से 50,000 गए, तो आपके 15,50,000 यहाँ पे बचे। और इसके बाद यहाँ पे जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको 2,88,600 यहाँ पे पे करने। लेकिन अगर आपने उसी टाइम पे ये चीज़ सेल कर दी होगी, यानी कि मान लो जैसे ही आपको सैलरी मिली और आपने सेल कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास 2 इवेंट्स ऑक्यूर हुए। सबसे पहला सैलरी मिलने का और दूसरा आपका एक सेल होने का। सेल पे आपको 30% टैक्स तब लगेगा जब प्रॉफिट होगा, लेकिन क्योंकि वो आपकी एज अ इनकम थी सैलरी, मान लेते हैं कि आपको $100 सैलरी मिली, $100 की सैलरी मिली, आपने उसको करा तो 7,000 रुपये आपके पास आए, आपने उसी टाइम बेच दिया, तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। जितनी सैलरी थी उस पर आप ऐसा इनकम टैक्स के थ्रू जाएंगे, जो कि आपके नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे जाने वाले हैं। लेकिन अगर इसी इवेंट के अंदर आप मान के चलो कि आपने $100 किसी से लिए थे एज अ सैलरी, जिसकी वैल्यूशन 7,000 बनने वाली थी, लेकिन जब आप उसको बेचने गए तो उसकी वैल्यूशन यहाँ पे बढ़ के हो गई 8,000 रुपये। तो 7,000 रुपये तो आपकी इनकम हुई इस पॉइंट पे, तो आप उसको नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करोगे। लेकिन जो 1,000 रुपये का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा उस पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा उस प्रॉफिट के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर है कि अगर आप कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं तो इसमें भी समथिंग वही है, जहाँ पे कि आप एक्सपेंस डिडक्शन कर सकते हैं और अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि अगर आप कोई मेटामास्क से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो डेफिनेटली उसकी फीस को आप डिडक्ट यहाँ पे कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन आपकी जो एमवी है, एमवी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू जो है क्रिप्टो करेंसी की, उस टाइम पे क्या थी, बिजनेस इनकम और स्लैब रेट क्या है, इन चीज़ों को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो फिर से कोई एग्जांपल दिया जिसको आप बेटर देख पाएंगे, एंड यस ये जितनी भी लिंक्स है मैं आपको नीचे दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके देख सकें। अब तीसरी बात आती है एयर ड्रॉप के बारे में कि अगर मान लो मुझे एयर ड्रॉप मिला तो क्या होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगने वाली है, एक होगा मार्केट वैल्यू कंडीशन और एक होगा सेल वैल्यू कंडीशन। तो अगर मार्केट वैल्यू सेल वैल्यू सेम है देन आपको उसको इनकम की तरह ट्रीट करना है, और अगर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आपकी सेल वैल्यू है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे 30% देना है। लेकिन अगर आपकी मार्केट वैल्यू से सेल वैल्यू कम है तो वहाँ पे आपको लॉस होगा, जिस पे आप कुछ भी यहाँ पे सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट के अंदर 2 कंडीशन है। अगर आपको अपने ब्लड रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है यहाँ पर, लेकिन अगर आप किसी दोस्त को देना चाहते हो तो वो सिर्फ 50,000 रुपये तक ही एग्जम्प्ट यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे जो ब्लड रिलेटिव को मिला है, तो मान लो कि मैंने अपने ब्रदर को कोई 1 बिटकॉइन गिफ्ट करा, तो 1 बिटकॉइन की कीमत जब मैंने खरीदा होगा तो 40 लाख रुपये थी, और जब मैंने उसको गिफ्ट करा उसके पास भी थी, तो वहाँ पर तो कोई भी टैक्स नहीं बना क्योंकि मैंने जस्ट उसको गिफ्ट कर दिया। लेकिन जब मेरा ब्रदर उसको यहाँ पे सेल करेगा फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज़ में, तो मेरी वैल्यू थी 40 लाख, उसकी थी 50 लाख, तो 10 लाख का जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा, और जो मेरी एक मार्केट वैल्यू थी वही वैल्यू उसके लिए भी मार्केट वैल्यू यहाँ पे काउंट करी जाएगी, और जो 10 लाख का डिफरेंस होगा उस पर 30% का टैक्स यहाँ पे जाने वाला है। तो ये बस यही एक छोटी सी चीज़ है। तो अगर आप अपने ब्लड रिलेटिव को करते हैं जैसे स्पाउस, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, सन, डॉटर, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब वो चीज़ सेल होगी तब आपको टैक्स वहाँ पे भरना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट आपका एक रिमेनिंग अमाउंट पे बनता है। इसके बाद आती है माइनिंग की बात।
तो माइनिंग के अंदर भी यहाँ पे यही बताया गया है कि जो आपकी बिजनेस इनकम है आप उसको स्लैब के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस कर रहे होगे तो आपको डिडक्शंस भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप उसको सेल करोगे तो अगर उसकी वैल्यूशन बढ़ जाती है, जैसे आपने मान लो एक बिटकॉइन माइन करा और उस टाइम उसकी वैल्यू थी 40 लाख रुपये और आपने 40 लाख पे बेच दिया, तो वो आपकी पूरी इनकम हो गई, जिसको कि आप अपनी इनकम के हिसाब से ले जाओगे और उसमें डिडक्शंस आप ले सकते हो। लेकिन अगर उसकी वैल्यूशन बढ़ के 42 लाख हो गई तो 40 लाख रुपये तो आपकी एज इनकम हुई जो कि आपने निकाल लिए, और 2 लाख रुपये जो एडिशन आए वहाँ पे आपको 30% टैक्स पे करना होगा, क्योंकि 40 से 42 के बीच का डिफरेंस 2 लाख का था, जिस पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। इसी की तरह अगर आप यील्ड फार्मिंग, स्टेकिंग, इंटरेस्ट लोन लेते हैं तो यहाँ पे भी चीज़ आएंगी और सेम ही आपको सारी चीज़ मिलेगी। लेकिन एक फ़ायदा ये कि स्टेकिंग में जब तक आप उसको रियलाइज़ नहीं करोगे, मतलब उसको सेल नहीं करोगे आपकी स्टेकिंग को, जैसे मान लो आपने 100 टोकन डाले, आपके 110 होगा, 120 होगा, 130 होगा, लेकिन अभी तक आपने उसको सेल नहीं करा है, तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लगेगा और आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी अदर इनकम की तरह यहाँ पे कंसिडर करी जाएगी, और बाकी जो है वो आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जो प्रॉफिट आपको बनेगा सेल करने पे, वहाँ पे आप 30% का टैक्स उसके अंदर यहाँ पे लगा पाएंगे। इसके बाद बात करें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पर हमें पता ही है अगर आप ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग करें तो 30% आपको फ्लैट टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा और सेस लगेगा। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट पे ही आपको टैक्स देना है, तो अगर आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और वो 15 में बेच रहे हो तो 5 रुपये पे ही आपको टैक्स देना है, 30% सरचार्ज एंड 4% का सेस। यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज का डिडक्शन नहीं है, रॉयल्टी वॉल्टी कुछ भी नहीं मिलेगा, और डिडक्शन आपकी परचेसिंग प्राइस का मिलेगा। तो मान लो आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी थी तो बस वही डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आती है बोरोइंग। अगर आपको थोड़ा सा टैक्स में ट्विकिंग खेलना है तो यहाँ पे बोरोइंग वाला काम इन्होंने अच्छा बताया, जहाँ पे कि अगर आप कोई भी अमाउंट बोरो कर लेते हो, जैसे मान लो आपने एक बिटकॉइन खरीदा 40 लाख का, लेकिन अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, अब अगर आप बेचोगे लॉस में तो कुछ मिलेगा नहीं, प्रॉफिट में बेचा तो 30% टैक्स आएगा। तो इससे बेटर है कि आप बोरो कर सकते हो, अपना एक बिटकॉइन को रख सकते हो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से आपको जो भी खर्चा आएगा, पानी का पैसा चाहिए, वो आप पैसा लोन वहाँ पे ले सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि आपने बोरो करा है पैसा तो उस पर तो कोई टैक्स यहाँ पे लगेगा नहीं। 1% TDS डेफिनेटली कटेगा जब आप उसको सेल करके बैंक में पैसा लेने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ पे आप क्योंकि उस चीज़ को होल्ड कर रहे हो तो आपकी जो असेट है वो तो यहाँ पे होल्ड हो गई, आपने जो बोरो करा था उसको तो आपको रीपे करना है, तो वहाँ तो कोई बात होती नहीं, और इंटरेस्ट और ये भी देना है, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्मार्टली खेल सकते हो और इसके अंदर बोरोइंग करके आप थोड़ा सा बच सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने एसेट को अभी बेचना नहीं चाह रहे थे या फिर जब बाद में, क्योंकि बोरो अमाउंट पे कोई आपको कोई भी टैक्स यहाँ पे पे नहीं करना है, उल्टा आपको वो पैसा तो वापस ही पे करना है, तो यहाँ पे चीज़ें रह जाती हैं। NFT की बात करें तो NFT में वही चीज़ आती है जो कि आपको ट्रेडिंग में आएंगी, तो क्रिप्टो इसका बिल्कुल सेम यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कि क्या आपने अगर कोई भी प्रॉफिट कमाया, $1000 का आपने ट्रेड डाला और आपका हैक हो जाता है, तो क्या आपको टैक्स देना है? तो जी हाँ, आपको बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार किसी भी केस में डिडक्शन अलाउ कर ही नहीं रही है। तो अगर आपका वॉलेट हैक हो जाता है, आपने 1000 से ट्रेडिंग करी थी, तो आपको 30% टैक्स यहाँ पे देना होगा अगर आपने प्रॉफिट वहाँ पे कमाया है। यहाँ पे कि अगर आप टैक्स यूज़ करोगे तो क्या गवर्नमेंट से बच जाओगे? तो हो सकता है आप अभी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल तक बच जाओ, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ट्रैकिंग हो सकती है, क्योंकि जब भी आप फंड भेजोगे टैक्सेस पे तो कोई किसी ना किसी सेंट्रल एक्सचेंज से भेजने वाले हो, और वहाँ पर आपकी ट्रैकिंग, आपकी KYC ऑलरेडी कंप्लीट रहती है। हाँ, कुछ लेवल तक कुछ एक्सचेंजेस आपको नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप वापस पैसा लाओगे तो बेचने के लिए आपको सेंट्रल एक्सचेंज पे आना पड़ेगा, और P2P करने के लिए KYC मैंडेटरी यहाँ पे रहती है। तो यस, टैक्सेस को, वॉलेट्स को भी गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है चाहे तो, या फिर हो सकता है आगे चल के करे। तो मैं कहूँगा ऐसी गलती तो मत ही करो, अगर आपने भेज दिया तो ठीक है, बट हाँ, सारी चीज़ डिक्लेयर आप यहाँ पे कर सकते हो। क्या आपको GST पे करना है NFT के ऊपर? तो बेसिकली इसका थ्रेड यहाँ पे डाला नहीं है, तो हो सकता है जल्दी हमें देखने को मिल जाए। और क्या यहाँ पे आप जो मेटामास्क पे करोगे उस पर आपको टैक्स और TDS पे करना होगा? तो TDS तो नहीं कटेगा, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आप किसी फॉरेनर के साथ यहाँ पे कर रहे हो, किसी इंडियन के साथ अगर आप करते हो तो ही आपको TDS यहाँ पे कटता है। लेकिन हाँ, टैक्स आपका बनेगा, जो भी आपका प्रॉफिट वहाँ पे बनता है। लॉस बनता है तो फिर कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी। इसी के साथ बात करते हैं कि अगर मान लो आपने किसी ट्रेड में 500 रुपये का लॉस लिया और एक ट्रेड में आपने 1000 रुपये का गेन लिया, तो क्या आप सेट ऑफ कर सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि 500 रुपये का ट्रेड एक अलग हो गया और 1000 का ट्रेड एक अलग हो गया। तो 1000 पे तो आपको 30% टैक्स देना ही होगा, और इसमें कोई भी डिडक्शन या कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। एंड बस इतनी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे दी गई थी। अब चलते हैं मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं तो उनकी बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके कि हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना है। पर नॉर्मली अगर सभी केस में देखा जाए तो आपकी एक मार्केट वैल्यू होगी, एक आपकी प्रॉफिट वैल्यू होगी। तो मार्केट वैल्यू से आप जो भी सेल वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको आपका प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा।
जिस पे कि आपको 30% का टैक्स यहाँ पे करना होगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या स्टूडेंट हूँ मुझे देना पड़ेगा, तो हाँ, इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी सब्सिडी या फिर कोई भी स्लैब रेट नहीं रखा है। तो अगर आपने 1 रुपये का भी प्रॉफिट जनरेट किया है तो उस पर आपको 30% टैक्स, सरचार्ज और सेस जो भी आपका बनेगा एज अकॉर्डिंग टू ITR वो यहाँ पे पे ऑफ करना होगा। अब इसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर आप NRI बन जाते हैं, बहुत सारे लोग बोले हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, सिंगापुर हो जाएंगे, तो वो कंडीशन है, लेकिन उसमें 183 डेज़ के लिए आपको उस कंट्री में रहना होगा, तब जाके आप NRI बनेंगे। और यहाँ पर भी कंडीशन क्या मीट करती है कि हाँ, अगर आप उस कंट्री में हैं और आप वहाँ पे अर्न कर रहे हैं उसी कंट्री के हिसाब से, तो ही यहाँ पे आप लाइबल नहीं होंगे टैक्स देने के लिए। क्योंकि इंडिया का यही रूल है कि अगर आप इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं और इंडियन रुपीज़ में आप कमा रहे हैं, इंडिया के अंदर बिजनेस करके या किसी भी तौर पर, तो आपको वहाँ पर टैक्स देना होगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सभी के लिए नहीं है। जिनकी नेटवर्क थोड़ी अच्छी है वो ये बाहर जाके ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन 183 डेज़ यानी कि ऑलमोस्ट आप 6 महीने तो पकड़ लो, 6 महीने आपको किसी अदर कंट्री में रहना होगा। एंड अगर आप आज ये सोच रहे हो कि मैं अगले महीने दुबई निकल जाऊँ या अभी निकल जाऊँ, तो आई डोंट थिंक आपको 1 महीने से ज़्यादा का वीज़ा तुरंत यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप देख लो कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऑप्शन भी आई डोंट थिंक कि काम कर पाएगा। क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ होती है उनकी TT होती है। दुबई एक अच्छा फ्रेंड है इंडिया का, एंड आई थिंक कि वहाँ पे TT साइन होगी, और जिसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ऐसा ना हो कि डबल टैक्सेशन यहाँ पे पे ऑफ करना पड़ जाए, कि वहाँ भी टैक्स दो और फिर यहाँ भी। हालांकि वहाँ पे कोई इनकम पे टैक्स नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर ऐसे कोई TT हो, जिसके नॉलेज मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है, लाइक CA से अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। क्योंकि ऐसी TTs हमने बहुत बार सुनी है। जैसे अभी जब नीरव मोदी भाग गया था तो लंदन के साथ कोई TT नहीं थी, इसलिए वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारे देश हैं जो कि इंडिया के एक अच्छे दोस्त हैं, और वहाँ पे इस तरीके की TTs हैं जहाँ पे कि फाइनेंशियली, क्राइम वाइज बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को वहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, लेकिन इसको थोड़ा सा संभल के देख लो या किसी जानकार से आप पूछ लो, तो आपको बेटर आइडिया इस चीज़ का लग सकता है। पर 183 डेज़ का अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो अब्रॉड में, तो आप एक NRI कहलाओगे। और अगर आप बाहर की करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, देन फिर कोई दिक्कत नहीं, टैक्स इंडिया में उसको जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर जो आपने पूछे होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है टेक्नोपीडिया जी का, बाइनेंस विल नेवर फॉलो इंडियन गवर्नमेंट रूल्स। Okay, it's international, moreover it's follow the loose customer drastic because it imposing 1% TDS, so it better to the finance. Worst case Indian government might ban Binance. हाँ, ये बात ज़रूर कि बैन कर सकती है, एंड Binance at when nothing will be happen. हाँ, ये बात सही है कि Binance 1% TDS पे नहीं जाएगा, लेकिन जो भी आप प्रॉफिट जनरेट करोगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पर टैक्सेशन को यहाँ पे फाइल करने वाले हो। बाकी हाँ, हो सकता है कि बैन कर दे सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डेक्सेस बैन नहीं हो सकते, पर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे से ट्रेड करना चाहते हो और TDS से बचना चाहते हो, एटलीस्ट TDS से, क्योंकि वो कैपिटल को इरोज करता है, तो डेक्सेस के ऊपर आप जा सकते हो, वॉलेट्स के ऊपर जा सकते हो। एटलीस्ट आप TDS से वहाँ पे बच जाओगे। टैक्स से नहीं बच सकते, टैक्स तो आपको 30% का पे करना होगा आपके सारे प्रॉफिट्स के ऊपर, अगर आप इंडियन टेरिटरी के अंदर यहाँ पर हो। टैक्स से कौन बचना चाहता है, सिर्फ लॉस कंपनसेट होना चाहिए। ये चीज़ पे मैं भी करता हूँ, क्योंकि लॉस को भी कंपनसेट होना चाहिए, प्लस हमें डिडक्शंस भी मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब ये तो देखो कि गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है। तो रवि भाई देखते हैं कि क्या चीज़ निकल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे लगता है बहुत हाबड़ तोबड़ में इस पूरी चीज़ को लेकर आई है, और गैम्बलिंग की तरह इसको जो ट्रीट करा है, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन है बेस्ट वजह, भाई आप PIL फाइल से हम लोग की आवाज़ उठाओ, ये बहुत ज़्यादा टैक्स देश इतना नहीं है, हमें गवर्नमेंट खुले में लूट रही है। देखो एक्चुअल में PIL का इशू क्या है कि ये जो चीज़ बन रही है इसको कहते हैं लॉ। एंड लॉ क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें होती हैं वो तभी चेंज हो सकती हैं जब आप पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के पास जाते हो, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है कि वो इस चीज़ को यहाँ पे चेंज कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये साल भर तक चेंज होगा, क्योंकि एक बार अगर ये लॉ बन चुका और 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पे लागू हो जाएगा, तो बीच के अंदर का तो कोई रास्ता है नहीं है। PIL आप फाइल कर सकते हो, मैं अकेला तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत आएगा, और कहीं ना कहीं आप कम्युनिटी सपोर्ट भी करेगी, तो भी हमें कम्युनिटी की तरफ से इस PIL को फाइल करना होगा। कोई इंडिविजुअल अगर PIL फाइल करता है तो उसका कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं बनने वाला है। एंड आई डोंट थिंक कि जो कोर्ट है वो आपके यहाँ पे हेल्प कर पाएगा PIL के थ्रू, क्योंकि कोर्ट जो है वो उन्हीं चीज़ों पे वर्क करता है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये लिख दिया गया है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लगेगा, तो कोर्ट उस चीज़ को पहले वैलिड मानेगा, और गवर्नमेंट के खिलाफ आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पे जाने वाला है। तो PIL का ऑप्शन मैं बहुत रियली केस में मान के चल सकता हूँ कि इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात किसी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर ह्यूमन राइट्स की नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्सेशन लगा सकती है। हाँ, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, कम है, इंडस्ट्री को उससे इफेक्ट पड़ सकता है, बट आई डोंट थिंक कि PIL से बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे हो पाएगा। फिर भी अगर IMI यहाँ पे डालता है PIL पूरी कम्युनिटी के बिहाफ में, तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए।
30% टैक्स 1% TDS देने से अच्छा तो मैं जॉब कर लूँगा। देखिए किंग भाई वो आपकी सोच है या फिर आपकी विश है कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि देखो 30% टैक्स पहले भी आप दे रहे आते थे, अभी भी वही चीज़ चल रही है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, हाँ ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो छोटे इन्वेस्टर्स है, उनको 30% टैक्स पहले नहीं था जो कि यहाँ पे लगा है। हालांकि मैं भी नहीं चाहता कि 30% टैक्स हो, ये कैपिटल इरोजन वैसे भी बहुत तेज करेगा, क्योंकि आपका स्टॉक में भी 10 से 20% ही टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। ओके, इफ़ यूर असेट आर ह्यूज इन अमाउंट प्लीज डोंट कीप इन एनी वेयर, यूज ट्रेजर और कोल्ड वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क एंड दिस इज द हॉट वॉलेट कैन बी हैक्ड। हाँ, हॉट वॉलेट की ये बात तो है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी एक्सचेंज पे रखते हो तो वो हैकिंग हो सकती है, तो बड़ा अमाउंट तो आप हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट में रखो, वो ज़्यादा बेटर है। राजीव जी, इट्स हियर टू कम नाउ कि ट्रस्ट वॉलेट वगैरह भी बैन हो सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट बैन नहीं हो सकता क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो बैन हो सकते हैं डेफिनेटली, उनके आईपी, और उनको डिसेंट्रलाइज वालों को बैन नहीं करा सकता, पर उनकी वेबसाइट बंद करी जा सकती है या फिर उनके एप्लीकेशन को गूगल प्ले, एप्पल प्ले स्टोर से हटाया जा सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि उनको डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, फिर VPN के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे। तो डेक्सेस के ऊपर इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, FTX, KuCoin एंड बहुत सारे वहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। प्रॉफिट में टैक्स देना तो समझ आता है, लेकिन ये लॉस में भी टैक्स देना पड़ रहा है, ये कोई बात हुई? क्यों लॉस बहुत होगा? नहीं, लॉस में टैक्स नहीं देना है, पर लॉस का जो लॉस होगा वो सेटल नहीं कर सकते। मान लो जैसे मैंने उस एग्जांपल में बताया कि आपको एक ट्रेड में 1000 का प्रॉफिट हुआ तो उस पर 30% टैक्स लग गया, लेकिन एक ट्रेड में 500 का लॉस हुआ तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स तो नहीं देना है, लेकिन उस 500 को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते कि मैंने 1000 का प्रॉफिट करा, 500 का लॉस करा, तो मेरा 500 का ही प्रॉफिट है, उस पर 30% दूंगा। ऐसा नहीं है, आपको 1000 पे ही 30% यहाँ पे देना होगा, जो कि फिर से गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि अगर मान लो आप ओवरऑल मान लो आपने 10,000 ट्रेड मारे पूरे साल भर में और आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है, तो वहाँ पे जो पॉजिटिव वाले होंगे उसका टैक्स आपका वैसे ही 30% बन जाएगा, जो कि आपके पोर्टफोलियो में है नहीं, और फिर भी आपको पे यहाँ पे करना पड़ेगा। ब्रो, वी विल यूज़ प्राइवेसी कॉइन मॉनिटर, लाइक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। KuCoin P2P VPN एंड एनोनिमस। नहीं दोस्त, ये मत समझो कि KuCoin का P2P अभी फ्री है तो ऐसा कुछ है, क्योंकि रोशन जी सिंपल सी बात है कि देखो जितनी भी एक्सचेंजेस है ना, जिस दिन भी गवर्नमेंट उनके ऊपर आएगी वो सारी चीज़ दे देंगे आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का डेटा। तो अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मैं KuCoin का P2P यूज़ कर लूँ क्योंकि वहाँ पे बिना KYC के हो रहा है, तो आगे चल के वो आपको KYC करवा लेगा और फिर आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके गवर्नमेंट को दे सकता है। हालांकि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस तो इतना आसान नहीं है देना, लेकिन नामुमकिन वाली बात भी नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो निकलवा लेगी। डेक्सेस को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्राइवेसी वाले नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं पड़ेगा। आपकी ट्रांजेक्शन ID हैश तो वहाँ पे जनरेट होती है, तो उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। VPN आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन VPN से आप एनोनिमस नहीं हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपके ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होंगे। और जब आप P2P करोगे, KuCoin का तो फिलहाल में चलो ठीक है अभी है तो आप धका रहे हो, लेकिन बाकी जगह तो नहीं है। बहुत सारे लोग माइनेंस यूज़ करते हैं, बहुत सारे अलग अलग करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इतना ज़्यादा भी आप ट्रस्ट मत करो KuCoin के ऊपर कि उसका P2P है या फिर है। और अगर ऐसे नए एक्सचेंजेस अभी आ भी जाएँ कि हम P2P फ्री दे देंगे, तो उन पर भी ट्रस्ट मत करो जब तक वो डिसेंट्रलाइज मैनर में ना हो, क्योंकि आप स्कैम का शिकार भी हो सकते हैं। बिल्कुल डालना चाहिए जिससे अपनी बात तो रख सकें। हाँ देना चाहिए, वही मैंने करा था इस थंबनेल के थ्रू, ताकि मैं आपको बता सकूं कि टैक्सेशन से बचने की कोशिश मत करो या फिर ऐसे कुछ भी लूप होल्स मत निकालो, क्योंकि वहाँ पे आगे चल के आपको इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इंसान पीपल ऑलवेज लुक फॉर वे टू अवॉइड टैक्स। हाँ वो तो ऑब्वियसली बात है, देखो अवॉइड करेंगे क्योंकि इतना टैक्स फीजेबल नहीं है किसी के लिए भी देना, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से बस वही कर सकते हैं दरखास्त, और नहीं तो फिर आधे से ज़्यादा लोग वही करेंगे कि कंट्री शिफ्ट कर लें या फिर चीज़ें हैं, और इंडिया से कहीं ना कहीं जो टैलेंट है वो लॉस होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट नहीं लगेगा, बकवास गवर्नमेंट है, बट एट द एंड विड्रॉल पे देना होगा। हाँ ये चीज़ वही मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल में TDS नहीं लगेगा, लेकिन जब आप विड्रॉल करते हो अपने अमाउंट को या फिर जो भी ट्रेड करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स यहाँ पे देना होगा। कॉइनबेस इस इंटरनेशनल और इंडियन कॉइनबेस आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज है। P2P नाम की कोई चीज़ होती है भाई, पहले खुद अच्छे से समझ लो फिर दुनिया में ज्ञान बांटो। जय हिंद। तो दीप भाई बात ऐसी है कि P2P से आप KuCoin का अगर कह रहे हो तो वो सिर्फ अभी के लिए थोड़ा बहुत फ्री है, बाकी सारे P2P के अंदर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा अपनी KYC, और KYC के थ्रू ट्रैकिंग ईजिली हो जाती है। आप जितना ईजी अभी समझ रहे हो कि मैं इंटरनेशनल चला जाऊँगा, डेक्स चला जाऊँगा, रियलिटी ये है कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ कि अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन रखो, वो ज़्यादा बेटर है। इस चीज़ के उसमें मत पड़ो कि KuCoin में हमारे पास फ्री KYC नहीं है, डायरेक्टली P2P हो रहा है तो आगे पीछे जाके हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो सारे रिकॉर्ड है और एक्सचेंज आपका एक एक ट्रांजेक्शन दे सकता है गवर्नमेंट अगर मांगे तो।
मैंने कभी INR में ट्रांजेक्शन नहीं किया है, सिर्फ अर्न किया है एयर ड्रॉप एंड अदर छोटे मोटे जॉब करके। डेक्स पे ट्रांजेक्शन करता हूँ, बहुत कम अमाउंट लाइक 10K बाइनेंस P2P विड्रॉल। हाउ गवर्नमेंट गोइंग टू ट्रैक दिस? देखो आपने खुद नहीं बोला कि आप 10,000 रुपये पर मंथ निकालते हो बाइनेंस P2P से। बाइनेंस P2P बिना KYC के काम ही नहीं करता, यानी कि आपके ऑलरेडी जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे लिंक हुए। क्योंकि अगर आपने किसी एयर ड्रॉप से पैसा कमाया, उसको बाइनेंस के ऊपर भेजा, तो ऑब्वियसली बात आपका वॉलेट रजिस्टर्ड हो गया कि इस KYC के साथ ये वॉलेट रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि भी इंटरनेशनल के ऊपर गई नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं कर सकते हैं। हाँ, ये आधार कार्ड एंड पैन कार्ड यहाँ पे यूज़ होता है। सर रिप्लाई ज़रूर करना, मैं अभी लॉस में हूँ और अभी सेट ऑफ हो सकता है क्या 1 अप्रैल से पहले? मैं अभी सेल देखता हूँ अमाउंट एंड उससे ट्रस्ट वॉलेट पर जाकर ट्रेड करूँ तो टैक्स से बचा जा। देखो टैक्स से नहीं बचा जा सकता, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ। मैंने इसलिए ये वीडियो भी बनाई थी कि अब आपको 1% टैक्स नहीं देना होगा। उसमें मैंने यही बताया कि 1% तो क्या आपको पूरा ही देना पड़ेगा, आप टैक्स से नहीं बच सकते हो। हालांकि इस साल में आप कुछ भी करते हो तो वो मे भी शायद थोड़ा सा सेट ऑफ हो जाए। हाँ, अगर आप लॉस में हो तो इस साल सेट ऑफ बिल्कुल कर सकते हो, आपके पास अभी ऑप्शन है और उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो अगले साल के लिए, क्योंकि आप इस साल की बात यहाँ पे कर रहे हो। लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022, उसके बाद ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। बट हाँ, अगर आप टैक्सेस पे जा रहे हो तो भी आपको अपना सारा रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि आप ट्रेड प्रॉपर्ली करते हो तो आप टैक्सेस को भी प्रॉपर्ली यहाँ पे दे पाओ। टैक्सेस से बचने का इंडिया के अंदर अगर आप हो तो ऑप्शन बहुत कम है, इतने कोई ऑप्शन हमें मिल ही नहीं रहे कि हम यहाँ पर ऐसा बोल सके कि हम टैक्स से बच जाएंगे। क्रिप्टो स्टेकिंग की कितना होगा? क्रिप्टो स्टेकिंग का मैंने इसमें बताया स्टार्टिंग में, आप वीडियो को जाके चेक यहाँ पे कर सकते हो। आपने तो पूरा आइडिया गवर्नमेंट को पास कर दिया, अब तो हार्श हो जाएगा। नहीं, मैंने कोई आइडिया पास नहीं करा। देखो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग इतने भी वो नहीं है जब वो 30% टैक्स लगा सकते हैं क्रिप्टो इस पर, तो उनके पास भी एक्सपर्ट बंदे होंगे। अब आप ये चीज़ सोच के देखो कि क्रिप्टो का जो नेटवर्क है वो सिर्फ आप और मैं अकेले तो नहीं संभाल रहे हैं, पूरी दुनिया, पूरे इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे भी और भी एक्सपर्ट लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट बुला के पूछ सकती है भैया ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, ट्रैक कैसे करना है। और सॉफ्टवेयर बनाना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे कि ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। क्या हम 1 वीक के लिए इंडिया से बाहर जाकर अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं, टैक्स से बचा सकते हैं? थाईलैंड, दुबई। तो देखो बेसिकली बाहर आप क्या करेंसी में डील करते हो उससे तो इंडिया में टैक्सेशन नहीं होगा, पर ये 1 हफ्ते वाला रूल मुझे नहीं पता इस पर क्या होगा, क्योंकि NRI अगर आपको बनना है या फिर आप ऐसा चाह रहे हो तो 183 डेज आपको कम से कम इंडिया से बाहर रहना होगा, तो ही आप यहाँ पे NRI बन पाओगे। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप बाहर जाके सेल करते हो और वापस इंडिया आते हो तो वापस आप वो फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र करोगे, तो तब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। एंड अगर उसका जवाब नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देने पड़े और साथ में जो इंडिया का टैक्स है वो भी इसके ऊपर इम्पोज यहाँ पे हो जाए। देखो मैंने पहले भी कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस हो सकते हैं जिसको कि CA आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। तो ये जो भी सवाल हैं ये हम किसी CA से पूछे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट हाँ जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी रिसर्च हमें गूगल यहाँ पे देता है। सर प्लीज़ रिप्लाई, 1 अप्रैल से पहले जो ट्रांजेक्शन किया हूँ उसके लिए भी टैक्स थोड़ा समझा दें। हाँ, आपको टैक्स देना होगा। आपने जो ट्रांजैक्शन अभी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक करा है उस पर भी टैक्स देना होगा। तो 5 लाख के नीचे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आपका जो इनकम है वो ही यहाँ पे सेट हो जाता है। तो देखो अभी का हमारा जो स्लैब है वो किस तरह वर्क करता है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपकी जो इनकम स्लैब है वो 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं है। अभी 2 रिजिम्स हमारे पास चल रहे हैं, एक होता है 2.5 से लेके 5 लाख का, तो इसको हम लोग करते हैं 5 लाख। इसमें क्या होता है आपको 12,500 रुपये का टैक्स बनता है, लेकिन वो रिबेट के अंदर आ जाता है तो आपको इसकी रिबेट मिल जाती है। तो आप कह सकते हो कि आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन 5 लाख से ऊपर जो भी है 5 से 10, फिर 10 से आई थिंक 15, 15 से 20, इस तरीके से आपको अलग अलग टैक्सेशन लगता है। आई थिंक 10%, 20% एंड 30%। तो ये रिडीम है। तो अगर आपका 5 लाख तक की कोई भी साल भर में इनकम है तो आप उसको दिखा सकते हो और कोई भी टैक्स वहाँ पे नहीं बनेगा। 12,500 का जो टैक्स आपको वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा वो भी वहाँ पे माइनस हो जाने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपकी 6 लाख की इनकम जाती है तो 5 लाख तक तो आपको टैक्स फ्री हो जाएगा ऑलमोस्ट, और जो 1 लाख की इनकम आपकी बनती है अभी के हिसाब से वो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आपका 1 लाख का स्लैब बनता है तो मे भी शायद 10% है जो भी यहाँ पे आने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर आपके पास LIC पॉलिसीज़ हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर कुछ 80CC कहते हैं शायद उसको, उसके डिडक्शन से, तो वो अगर आप लगा देते हो तो ये 1 लाख पे भी आपका टैक्स यहाँ पे बच जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप 7 से 8 लाख रुपए तक का टैक्स थोड़ा बचा सकते हो, क्योंकि आई थिंक 1.5 लाख के आपको डिडक्शन मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। इसके ऊपर अगर 1.5 लाख और जाता है और इतना आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है यानी LIC पॉलिसी है उसमें, तो डेफिनेटली इसका भी डिडक्शन
आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस साल अगर आप टैक्स भरना चाहते हो तो आप इसी फॉर्मेट में भरोगे जो कि हमें यहाँ पे स्लैब्स मिलते हैं। तो अगर आपके 5 लाख तक की इनकम है, आप टैक्स में रिफ्लेक्ट करोगे, वो जीरो हो जाएगा। 5 के ऊपर आपने कोई पॉलिसी लगा दी LIC की, कोई भी आपने म्यूचुअल फंड का है, जो भी आपको यहाँ पे सुविधा मिलती है 80C या 80D के अंदर, वो आप अगर रिफ्लेक्ट करते हो तो आपका टैक्सेशन वैल्यू वहाँ पर कम हो जाने वाला है। इसके बाद क्या था कि टैक्स के लिए कुछ बताओ जिससे काम बन जाए। टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, 15-30% बहुत ज़्यादा है। देखिए वो 30% वाला जो 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस साल आप बचा सकते हो टैक्स को, जितने हद तक कम कर सकते हो वो इस साल आप कर सकते हो। 31 मार्च तक जो भी आपने ट्रेड करा होगा तो वहाँ पे आप जी जान लगा के उसको कम कर सकते हो। जो भी पॉलिसी आपको जो कुछ भी करना है वहाँ पे आप लगा सकते हो। करंट नॉर्मल टैक्स स्लैब 5 लाख के नीचे कोई टैक्स नहीं है। अगर उस पर है तो करंट स्लैब के हिसाब से इस साल ITR लेने से 31 मार्च लास्ट डेट है। हाँ, 31 मार्च लास्ट डेट है और ये वीडियो भी शायद 31 मार्च को लाइव हो रहा होगा, तो लास्ट डेट डेफिनेटली उस दिन मिलने वाली है। बट सर अगर मैं नेक्स्ट ईयर के मिड तक निकाल लेता हूँ तब, देखो अभी इसमें क्या 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है कि क्या मैं इस टाइम पे बेच दूं। तो अगर आप 31 मार्च को अपनी एसेट बेच देते हो तो आपका क्या होगा, जो भी आपका बाय प्राइस था वो हो सकता है आपका मान लो जुलाई का था, जुलाई 2021 आपने बाय करा और आप 31 मार्च को आकर 22 के अंदर बेच रहे हो, सेल कर देते हो एसेट को। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ट्रेड क्लोज हो चुका है। अब आप 1 अप्रैल को जब खरीदोगे तो 1 अप्रैल को आपको बाइंग प्राइस माना जाएगा और जब भी आप सेल करोगे वहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 40,000 रुपये डाले और आपने सेल करा 80,000 में, तो 40,000 जो आपका आएगा वो प्रॉफिट है जिस पे 30% टैक्स होगा एंड 40,000 जो आपने पहले से डाला था ये माइनस हो जाएगा आपकी 80,000 में से। तो बस आपको इस पर टैक्स देना है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि मैं सेल ही नहीं करता अपनी एसेट को, तो आपको क्या करना होगा। मान लेते कि आपने 1 जुलाई 2021 के अंदर बिटकॉइन खरीदा, एक बिटकॉइन खरीदा 50 लाख रुपए का, ओके, आपने खरीदा उस टाइम के ऊपर और आप इसको होल्ड करना चाहते हो 2023 के लिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ओके, आप उसके अगस्त में बेचोगे 2023 के, या जब भी उसका कोई अच्छा प्राइस आता है और आपने इस वैल्यू को 1.5 करोड़ पे बेचा 2023। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 50 लाख से 1.5 के बीच में आपका प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ पे आपको लग जाएगा 30% टैक्स, और क्योंकि 50 लाख आपने पहले के डाले हुए थे पुराने टाइम के, तो ये आपके माइनस हो जाएंगे इसमें से। मतलब 50 लाख पे तो सरकार यही मानेगी कि आपने पहले टैक्स दे दिया है, और जो इसके बीच का प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ का, इस पर आप 30% टैक्स पे करोगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका चीज़ आएंगी। तो 30% का टैक्स आएगा। आई थिंक 1 करोड़ के ऊपर आपको 15% का सेस लगेगा और सरचार्ज और 4% का सेस आपको लगने वाला है। तो टोटल अगर इसका देखा है तो मोटा मोटा 37 से 38% के आसपास आपका टैक्स बनेगा इस 1 करोड़ की वैल्यू के ऊपर। तो ये सिंपल सा हिसाब है। अगर आप अभी अपनी क्रिप्टो सेट नहीं बेच रहे हो, बाद में बेचना चाहते हो मतलब अप्रैल के बाद, तो इस तरीके से हिसाब यहाँ पे चलने वाला है। बस आपको बाइंग प्राइस पता होना चाहिए। टोटल कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ वो सब उतने ट्रांजैक्शन की डेट कभी भी कोई भी यूज़र को रखना पॉसिबल नहीं है। सब इंडियन एक्सचेंज के काम है। इंटरनेशनल एक्सचेंज जब ITR फाइल करेंगे तो टैक्स CA को एक्सचेंज की डेट निकाल के होगा, वो डेटा एक्सचेंज प्रोवाइड, तो मशीन रोबोट नहीं, पूरे साल में सब डेट नोट करेंगे। देखो सौरभ भाई, आप नहीं करते हो वो आपकी प्रॉब्लम है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपको करना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज या किसी भी उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो कि वो आपको प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करके देगा, क्योंकि बाइनेंस 3 महीने से पुरानी रिपोर्ट कई बार जनरेट नहीं करता है, प्रॉब्लम्स आती है। इंडियन एक्सचेंजेस कर देते हैं, लेकिन अगर आप अभी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे और डेक्सेस पे, तो वहाँ रिपोर्ट कैसे निकालोगे। तो बेटर ये होगा कि आप सारे ट्रांजेक्शन डेली वाइज लिखो। मैं खुद सारे ट्रांजेक्शन डेली लिखता हूँ, ट्रेडिंग के हो, इनकम के हो, एक्सपेंसेस के हो, ये सारे ट्रांजेक्शन आप डेली करो। दिन में से 5 मिनट लगते हैं। अगर आप 5 मिनट में आके एक्सेल में बस एंट्री कर दोगे तो आपके पास वो सारा डेटा रहेगा। प्लस आप एक चीज़ मत भूलो कि यहाँ पर आपको उस वैल्यू को INR में भी कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो INR में कन्वर्ट करने के लिए वो आपकी जिम्मेदारी होगी। इंटरनेशनल एक्सचेंज आपको INR में कन्वर्ट करके नहीं देगा, वो डॉलर्स में देगा। फिर उस डॉलर की वैल्यू को आप ढूंढने बैठोगे, साल के आखिरी में पूरा RBI की शीट छानोगे, तो आपका ही काम वहाँ पर बढ़ जाएगा। इससे बेटर है कि 1 अप्रैल जैसे स्टार्ट होती है, एक फ्रेश एक्सेल फाइल बनाओ, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको उस तारीख पे नोट डाउन करो, बाइंग प्राइस डालो, अपना सेलिंग प्राइस, सारी कॉलम्स वहाँ पे बना के रखो। और जैसे आज आपने अगर कोई ट्रेड करा उसको तुरंत वहाँ पे नोट डाउन कर लो रात को सोने से पहले, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। और ऐसे करते करते आप पूरे साल भर के जब ट्रेड रिकॉर्ड कर लोगे तो इन द एंड बस आपको एक फॉर्मूला लगाना है, आपके प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ें एक बार में क्लियर वहाँ पे हो जाएंगी। और फिर आप उसको चाहो तो मैच कर सकते हो जो भी एक्सचेंज आपको देता है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज पर कोई INR का ऑप्शन नहीं होने वाला है और आपको INR में ही पे करना है। तो आपको INR में वैल्यूएशन पता होना चाहिए। इंडियन एक्सचेंज पे जिन्होंने कर लिया वो ठीक है, पर आगे से आई डोंट थिंक कि इंडियन एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे रहने वाला है। आप फाइल करो, कॉस्ट हम दे देंगे। इसका मैंने बताया कि जो PIL है वो फाइल करना इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो लॉ है ये पार्लियामेंट से बनता है और पार्लियामेंट के पास ही इसका अधिकार है कि उसको चेंज यहाँ पे कर सकते हैं।
अगर पहले से ट्रस्ट वॉलेट में है तो वहाँ टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत तो रहेगी सर, क्योंकि अगर आपका ट्रस्ट वॉलेट में पैसा है तो आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा जब आप सेल करोगे, और उस टाइम पे आपको टैक्स वहाँ पे करना पड़ेगा। जब तक आप सेल नहीं कर रहे हो तब तक आपको टैक्स पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप सेल करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी वो ट्रांसफ़र थी, जिसमें सेल, एक्सचेंज या फिर आप अगर सरेंडर करते हो तो ही आपको टैक्स यहाँ पे भरना होगा इन द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट। इम्पॉसिबल है डेटा रखना। हम तो एयर ड्रॉप हंटर हैं, ओनली एयर ड्रॉप से आता है, थोड़ा बहुत इनकम बाय सेल करते हैं अपनी तरफ से। 1 रुपया आज तक क्रिप्टो में नहीं गया। वो बात देखिए अलग है फिजिकल स्टडी भाई, कि आपने पैसा क्रिप्टो में नहीं डाला पर आपने क्रिप्टो से कुछ ना कुछ कमाया है, तो वो आपकी इनकम बनती है। इनकम को आपको रिफ्लेक्ट करना होगा, डेटा आपको मैनेज करके रखना होगा। डेटा आपके पास नहीं होगा, कल को स्क्रूटनी होती है तो फिर आप कहाँ जाओगे, किससे बोलोगे? आपको नहीं पता तो मान लो आपका टैक्स बनने वाला था 10,000 रुपये का, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर के पास आपके पास स्क्रूटनी हुई, नहीं पता पड़ा कि क्या है, और आपने बोला कि मेरे पास तो डेटा ही नहीं है कि मैंने कब खरीदा, तो वो तो जीरो वैल्यू से लगा देगा। हो सकता है आपने 100 रुपये की वो खरीदी हो और 1,000 रुपये की बेची हो, तो आपका टैक्स तो 900 रुपये पे बनना चाहिए था, लेकिन उसको तो नहीं पता, तो वो तो जीरो से 1,000 काउंट करके पूरे 1,000 पे टैक्स लगा देगा। इसलिए कह रहा हूँ कि डेटा इंपॉर्टेंट है। अभी तक नहीं बनाया कोई बात नहीं, 1 तारीख से बनाना स्टार्ट कर दो, आपके पास अब बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर टैक्स भरोगे अगला फाइनेंशियल ईयर में तो आपको सारे डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप पर डे का डेटा बना के रखोगे खुद अपने पास, तो आपको कभी कोई हेडेक नहीं होगा कि कौन सा एक्सचेंज था, कौन सा क्या था, क्योंकि हम इतना मल्टीपल ट्रेड करते हैं, एक्सचेंजेस, डैक्स, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, हम खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे बाद में कि कहाँ कहाँ से रिपोर्ट निकालते फिरें। तो इससे बेटर है कि आप दिन भर का जो भी ट्रेड करा है वो आज की रात को बैठो, भले 5 मिनट ज़्यादा दे दो पर लिख के रखो, ताकि आपको आगे पीछे दिक्कत कभी भी ना हो। सर टैक्स दे दो तो 1% का TDS बचा लो। TDS बचाने का एक ही तरीका है, अभी तो इंडियन एक्सचेंज पे TDS वैसे भी जुलाई से लगने वाला है, तो इंडियन एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको TDS से पूरा ही बचना है तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस या डेक्सेस पे ट्रेड करोगे तो अभी वहाँ पे TDS नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आप कहीं ना कहीं फॉरेनर से डील करोगे तो वहाँ पे आपको TDS नहीं देना है, क्योंकि TDS तभी देना होता है जब आप किसी इंडियन रेसिडेंट का ट्रेड यहाँ पे कर रहे होंगे बाय सेल का, तो P2P पे तो आपको डेफिनेटली TDS लगेगा, बट आप यहाँ पे बच सकते हो TDS से इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाके। अगर हम पूरे क्रिप्टो डेक्स पे ही रखें तो टैक्स चेंज होने तक फिर भी टैक्स, देखो टैक्स का ऐसा ना कि आपने जो पहले करा वो तो आपको पे करना है, मतलब अभी इस साल का तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब आप जो भी करोगे, जब आप सेल करोगे तब आपको पे करना है, जो भी डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट होगा तो वो एक अलग चीज़ है, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम कॉइन को USDT में कन्वर्ट करके P2P से बाय सेल कर सकते हैं, फिर केस में डील कर सकते हैं सेम। देखो अगर आप P2P ऐसे कर रहे हो, जैसे मान लो 2 पर्सन है, वो अपने वॉलेट से किसी ने पैसा भेजा, उसने आपके बैंक में पैसा डाल दिया और आप लोगों ने बाहरी सेटलमेंट कर लिया, तो बात अलग होती है। लेकिन अगर आप P2P करने जा रहे हो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, तो वहाँ तो आपकी KYC है, तो आप चाहे USDT में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे आपका टैक्सेशन बन ही जाना है। बाकी देखो क्लियरिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं करी हैं, तो आप कितना भी इसमें दिमाग अभी लगाने की कोशिश करेंगे ना, प्रॉब्लम होगी। पर हमारे पास साल भर का टाइम है, साल भर में बहुत सारे रूल चेंज भी हो सकते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आ सकती हैं, तो थोड़ा सा भी जो चीज़ें आई हैं आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। जब चीज़ें चेंज होगी तो अपडेट तो आपको चैनल पे मिल ही जाएगी। स्टेकिंग रिवॉर्ड में भी 30% टैक्स लगेगा। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को अगर आप जब सेल करते हो तब डेफिनेटली लगेगा। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को एज अ इनकम ही ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि मान लो अपने बैंक में 100 रुपये रखे, आपको 3% का इंटरेस्ट साल का मिल रहा है, तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट से ज़्यादा हो जाए, मान लो वो इंटरेस्ट आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में और वहाँ पर आपने 10% अर्निंग करी, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। वैसे स्टेकिंग अगर आपने 100 टोकन डाले, आपने स्टेक करके 150 टोकन कर लिए, तो वहाँ तक तो आपकी इनकम बन गई 100 टोकन से 150 टोकन की। लेकिन जब 150 टोकन आप सेल करते हो तो आपने उसी दिन की प्राइस पर अगर सेल करें तो ठीक है, आपको कोई भी नहीं होगा, आपकी इनकम टैक्स में हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपको प्रॉफिट देते हैं तो प्रॉफिट पर आपको 30% टैक्स देना होगा। ब्रो योर थंबनेल वाज मिसलीडिंग, दैट्स व्हाट नॉट गुड। तो जिशान भाई देखो बात ये है कि अगर आप पिछले वीडियो के रिकॉर्ड देखोगे तो मैं इतने ज़्यादा आपको टॉपिक्स देता हूँ लाके, आप ऑलमोस्ट 2 वीडियो में रेगुलर की डालता हूँ जितना मेरे से हो पाता है। तो आप देखो तो व्यूज़ आप खुद देख लो, 800, 800, 500, 500, 400, आप खुद देखो कि ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको ज़्यादा देखने चाहिए आप उनको नहीं देखते हो यहाँ पे। लेकिन इसकी वजह से हमें इस तरीके के टॉपिक डालने पड़ते हैं, और इस वीडियो में तो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो वो हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे थंबनेल डालना पड़ा। और अब ये मिसलीडिंग कह लो या फिर
सबके पास पहुंचने की कोशिश है, ये आप कह सकते हो, क्योंकि आप बाकी अगर व्यूज़ देखोगे तो इतने कुछ खास नहीं है, आप खुद देख सकते हो। बाकी मैं जो नॉर्मल थंबनेल लग रहा हूँ, आप कौन से उसके ऊपर ज़्यादा जाके देख रहे हो, जबकि वहाँ पे आपको काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसके लिए हमें कई बार ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। और टैक्सेशन का ऐसा मैटर है जहाँ पे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई मैं टैक्स नहीं भरूंगा, इस साल का नहीं करूँगा, मैं टैक्स पे शिफ्ट हो जाऊँगा, मैं किसी और कंट्री भाग जाऊँगा। तो ये ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। इसके लिए मैंने ज़रूरी है ऐसी चीज़ें बीच बीच में करना, खास पॉइंट पे उन चीज़ों में जहाँ पे कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। भाई आप कोई भी ऐसा वीडियो देखा तो चाहे नहीं, इसलिए ऐसा टाइटल रखा है, वो सब देखेंगे। हाँ, वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। और रही बात टैक्स की, तो भाई क्रिप्टो वेल वाले को कुछ भी नहीं पता, बहुत सारे फंडे हैं टैक्स से बचने के, बट ये नहीं बताएगा, नहीं तो वीडियो बनेगी, वरना इनके यूट्यूब के अकाउंट भी बंद हो सकते हैं। भाई देखो, कोई फंडा नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप मुझे कितना भी कोस लो इस चीज़ के लिए, कोई भी ऐसा फंडा आपको नहीं मिलने वाला है कि आप टैक्स से पूरे 100% बच जाओ। 10% वो चांसेस हो सकते हैं, जैसे NRI वाला केस है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेकिन ऐसा कोई भी केस नहीं है जहाँ पे कि आप 30% का 10% कर दोगे और ये चीज़ें कर दोगे, वो कर दोगे, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ भूल जाओ। टैक्स का तो मैं खुद बोलता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने देखी है, जो मैंने समझी है। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप एक CA को हायर करो, उससे बात करो, वो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड यहाँ पे कर सकता है। नहीं तो इसने थ्रेड डाला ही है ऑलरेडी, सोनू जैन ने भाई ने, तो यहाँ पे आप जाके देखो, उसमें तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो, हम वही चीज़ आपको पेश कर सकते हैं जितनी नॉलेज हमें एक्वायर यहाँ पे होने वाली है। अभी फंड है वजीरेक्स में, उसको विड्रॉल कर दे क्या, ये चॉइस बेसिकली आपकी है। आप चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो, 1 तारीख से वापस से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो बस बाइंग प्राइस पता होना चाहिए, जिससे कि आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। इसका कोई भी बातों में कोई दम नहीं है, बकवास है। कोई बात नहीं सौरभ भाई, आपको बकवास लगे तो आप मत देखिए, आप किसी और की देख लीजिए जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे। क्योंकि देखो, मेरा काम ये नहीं है कि आपको हर बार एकदम चेरी ऑन द टॉप दिखाना कि ये देखो सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा। जो चीज़ें हैं जैसी वैसी यहाँ पे बतानी पड़ती हैं। ये तो नेक्स्ट ईयर की इन्फो है, लास्ट ईयर 2021 कैसे भरना है, क्या कैलकुलेशन होगी, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन आपके स्लैब के हिसाब से होगी। आपका जो भी स्लैब यहाँ पे बनता है, जैसे मान लो आप आते हो 5 लाख तक के स्लैब में, 0 से 5 लाख, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स आपका नहीं बनने वाला। 5 लाख से आपका 10 लाख जाता है तो आई थिंक 10% होता है। इसके बाद आपका 10 लाख से 15 लाख तक आई थिंक 15% है। और फिर 15 लाख से 20 लाख तक आपका शायद 30% टैक्स है, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा। तो ये टैक्स की स्लैब है, या आप गूगल कर लेना, ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा, मेरे को इतना याद नहीं है टैक्स स्लैब्स का। तो इसके अकॉर्डिंग है, तो अगर आपने 5 लाख तक की कोई इनकम है, कोई टैक्स नहीं। वैसे 8 लाख तक भी आप थोड़ा बचा लोगे वही डिडक्शंस लगा के। उसके बाद 5 से 10 है तो 10% टैक्स जाएगा, 20%, 30%, और ऐसे कंप्यूट आपको फिर करना होगा। और इसमें फिर सर्च चार्ज एंड बाकी चीज़ें यहाँ पे लग जाएंगी। तो क्रिप्टो को आप 2 तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो, या तो आप उसको अदर इनकम में डाल सकते हो कि आपकी अदर इनकम है, या फिर आप उसको कैपिटल गेन में डाल सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने उसको कोई असेट तो माना नहीं है ऐसा, तो कैपिटल गेन तो मुझे नहीं लगता कि उस पर लगना चाहिए। तो आप अदर इनकम में जा सकते हो, और अगर आप PGPP में भरते हो तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो ये चीज़ें जहाँ पे कि आपको डिस्काउंट और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी का जो टैक्स है वो थोड़ा बेटर है, 1 अप्रैल के बाद से फिर आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे। इस साल नहीं भरना है टैक्स, अरे दोस्त ऐसा मत करना, टैक्स तो भरना है। टैक्स नहीं भरोगे ना तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आज तूने अपनी बुक की पब्लिक सेल नहीं की। नहीं संदीप भाई, मेरे पास कोई बुक नहीं है, पर आइडिया बुरा नहीं है, हम बुक्स भी ला देंगे। कोर्स है, आप उसको चाहो तो पढ़ सकते हो, उसका तो मैं बताता रहता हूँ। जिसको भी पढ़ना है, जिसको मतलब रियलिटी में टेक्निकल सीखना है, वो ज्वाइन कर सकता है। जिसको पहले से नॉलेज है जो है, वो फिर अपने हिसाब से ट्रेड यहाँ पे करता रहेगा। जो एयर ड्रॉप हंटर है, सिर्फ एयर ड्रॉप और बाउंटी को ज्वाइन करके सेल करते हैं, जिससे मुश्किल से 25,000 50,000 रुपये की अर्निंग होती है। 25,000 50,000 लगता है गवर्नमेंट को बहुत लग रहा है। कल नहीं देखा वो 30% टैक्स, यार कम है, थोड़ा और बढ़ा दो क्रिप्टो पे, रुपये की अर्निंग होती है 3-4 मंथ के बाद। तो वो क्या कर सकते हैं, देखो एयर ड्रॉप की जो अर्निंग होगी उसमें सिंपल क्या है, मान लो आपको एयर ड्रॉप आपको मिला, उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 25,000 रुपये में बात करते हैं सिंपली। तो अगर आपने उस टाइम कैश कर लिया तो वो आपकी इनकम हो गई। तो इनकम को आप नॉर्मली डालो, उसमें आप डिडक्शन सब ले सकते हो। लेकिन अगर आपने 25,000 के ऊपर उसको सेल करा, लाइक मान लो 27,000, तो 25,000 तो आपकी इनकम हुई, वो तो आप साइड कर ही दो। अब जो 2,000 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, उस पर आपको 30% टैक्स यहाँ पे जाने वाला है। तो इसमें कोई लिमिट है, जैसे इनकम टैक्स में जिसकी 4 लाख से ऊपर नहीं, ये गवर्नमेंट ने हटा दिए। तो अगर 1 अप्रैल से आप 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा कमा लोगे ना, तो 30% टैक्स जाना है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, आप 4 साल के बच्चे भी हो छोटे, आपने 1 रुपया कमाया ना क्रिप्टो से, तो गवर्नमेंट बोलेगी लाओ भैया 30% टैक्स दे दो। अब वो पता नहीं कैसे यहाँ पे होने वाला है।
इसके बाद क्या था, हम सबको कुछ करना होगा इसके रिगार्डिंग, नहीं तो इससे अर्निंग नहीं कर पाएंगे। देखो अर्निंग तो हम सभी कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्रिप्टो मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। हालांकि जो टैक्सेशन इसमें चेंजेस होंगे मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब कोर्ट तक चीज़ें जाएंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMI हो गया, एक्सचेंजेस हो गए, इनको स्टेप पहले लेने होंगे, क्योंकि कम्युनिटी के पास इतना पूरा वो नहीं है कि वो एक जगह इकट्ठा हो सके, और रिप्रेजेंट करने वाला कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो ऑलरेडी पहले गवर्नमेंट से बात कर चुका हो। कोई तरीका हो तो इसके विरोध करने का, नहीं वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऐसा कोई खास तरीका यहाँ पे नहीं है। टैक्स इज नॉट इशू, इशू इज़ द लूट। हाँ वो ये डेफिनेटली है, 30% बहुत ज़्यादा है। इसको अगर स्टॉक की तरह रखते लाइक 10% 15%, तो कोई प्रॉब्लम भी इतनी नहीं होती। ऐसा होगा मालूम था, इसलिए मैं दुबई आ गया। दुबई का मैंने वही बताया कि आप NRI आपको बनना पड़ेगा अगर आप करते हो। हालांकि वहाँ पे आप करेंसी ट्रांसफ़र तो कर लोगे, लेकिन अगर फिर से इंडिया आना है और उस करेंसी को इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र करना है, तो मे बी आपको फिर आपकी इनकम के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो वहाँ पे करना पड़ सकता है। भाई चलो सुप्रीम कोर्ट जो भी खर्चा आएगा दे देंगे, 5 लाख पर हियरिंग। देखो सुप्रीम कोर्ट में जाने का सेंस नहीं लग रहा मेरे को, जितना भी PIL है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अगर आप अभी पुराने रूल्स देखोगे जो BJP के सेशंस में पास हुए हैं, जैसे राम मंदिर हो गया, आपका आर्टिकल 370 हो गया, और भी बहुत सारे पास हुए हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर भी इतना कुछ खास चीज़ें नहीं हुई हैं जो कि हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। तो मुझे कोर्ट के अंदर जाने का जो अभी सेंसिव नहीं लगता कि आप PIL फाइल करो। फिर भी अगर कर देते हैं, कुछ रिलीफ मिल जाए तो अलग बात है, पर क्योंकि जहाँ पे बात पार्लियामेंट की आ रही है तो वहाँ पे चांसेस है ना कोर्ट के थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर पार्लियामेंट बीच में नहीं होता तो आप कह सकते हैं कि कोर्ट हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था। बाकी देखो मुझसे ज़्यादा जो जानते हैं इस बारे में जो भी पर्सनस हैं, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि टैक्सेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको परेशान कर रहा है, मुझे कर रहा है, हर किसी पर्सन को जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में है उसको परेशान करेगा। और कहीं ना कहीं जो सिस्टम ये लोग बना रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल में अगर हमें थोड़ा बहुत बचना चाह रहे हैं तो हम TDS से बच सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करके। और वैसे भी इंडिया में तो जुलाई से आएगा, बट अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज में हम किसी और कंट्री के पर्सन के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे TDS बच जाएगा। लेकिन TDS बचने के बाद भी मुझे डाउट है गवर्नमेंट कोई फॉरेन टैक्स, कुछ फॉरेन रिजर्व या फिर रिवर्स GST ऐसे कोई स्टम्प्स ना ला दे जो कि हमें और ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे करें। तो इसके ऊपर क्लियरिटी जिस दिन आती है उस दिन मैं आपको और ज़्यादा बता दूंगा। अभी तक जो जो चीज़ें मेरे पास थी, जितना मैं अपनी नॉलेज से बता सकता था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो बस यही था। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। आई नो यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन एक एक क्वेश्चन का जवाब देना भी इंपॉर्टेंट था। आपको सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और एक बार आप चेक कर लो, सोनू जैन भाई ने यहाँ पे बहुत अच्छा एक आर्टिकल कह सकते थ्रेड डाला हुआ है ट्विटर के ऊपर, तो जाके आप एक बार चेक कर लेना, इससे मे भी शायद आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। और नहीं होता है तो फिर CA तो हमारे पास है ही है, CA से आके बात करो, वो यहाँ पे क्या चीज़ है आपको फिर यहाँ पे डिटेल में बताता है। सो आप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डेफिनेटली चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।